आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, पाठ 1, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। विष्णु पुराण में उल्लेख किया है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है एवं हम सभी भारतीय उसके संतति हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्य बिंदु वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म दर्शन शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्य क्रियाकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं, क्योंकि अतीत का प्रकटीकरण नहीं हो सकता, केवल उनके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार 26 प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण या सबूत भी कह सकते हैं। इन्हीं के आधार पर एक विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इतिहास इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल का आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा जाता। भारतीय इतिहास की सामग्री को हम उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हालांकि इसका चार्ट भी है, साहित्यिक स्रोत का ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये है, इसको भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। आप देखिए, इसमें साहित्यिक स्रोत को 3 भाग है। पहला धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में 3, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर आता है धर्मेतर साहित्य, इसको भी 4 भागों में, ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथ, इसको लौकिक साहित्य भी कहते हैं, और अंत में विदेशी साहित्य। और तीसरा भाग आता है मूल वंशावलियाँ। अब इनका चार्ट आपको दिया है, ये साहित्यिक स्रोत है, इसका चार्ट धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य को भी मुख्य रूप से 4 भागों में, पहला आता है लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य। ये जो लौकिक साहित्य लिखा हुआ है यहाँ पर क्षेत्रीय साहित्य भी बोलते हैं इसको। अब विशुद्ध साहित्य, इसको आगे 4 भागों में बांटा है, काव्य, नाटक, कथा, नित्य शास्त्र। अब धर्मेतर साहित्य का चौथा आता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य को आगे 4 भागों में बांटा है, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, मुस्लिम साहित्य, तिब्बती साहित्य। ठीक है, अब ये इनका आगे विस्तार से वर्णन है। अब धार्मिक, पहला आता है धार्मिक साहित्य, अपन लेते हैं। धार्मिक साहित्य में पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता और उसके संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के संपूर्ण भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण, 3 आरण्यक व 4 उपनिषद। संहिता, वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो छंदों में रचा गया है, और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद, इसमें आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। और अथर्ववेद, उसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि और शत्रुओं के बारे में, शत्रुओं का जो दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब
ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ा। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य का गठन किया गया है, रचा गया था, वो ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। अब इसमें आरण्य ग्रंथ आता है। इनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में रहकर की गई थी। इसमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। उपनिषद है, इसमें गूढ़ विषय नैतिक आचरण के विषयों का इसमें जानकारी है। वेदांग साहित्य को भी ठीक तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, जिसमें 6 भाग हैं। पहला शिक्षा, वेदों की नाक कहते हैं। दूसरा कल्प, वेदों का हाथ कहते हैं। तीसरा व्याकरण, वेदों का मुख कहते हैं। निरुक्त, चौथा वेदों का कान कहते हैं। पांचवा घर, इसको वेदों का पैर कहते हैं। छठा ज्योतिष, जिसको वेदों के नेत्र कहलाते हैं। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इनमें मुख्य रूप से है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। महाकाव्य रामायण व महाभारत उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह स्रोत है ये। इसमें उस समय के समाज, धर्म, राजनीतिक, इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण, प्राचीन काल के इतिहास में पुराणों की रचना की गई है। संख्या इसकी 18 है। इसमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत एवं मत्स्य प्रमुख प्राण हैं। मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन प्राण है। इनके 5 मुख्य विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। यह आता है। अब ये आने के बाद फिर बौद्ध साहित्य आता है इनके बाद प्रमुख रूप से। अब बौद्ध साहित्य में प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की मुख्य भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक के भी 3 भाग है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित है। आचरण मतलब उनके जो व्यवहार है उनका संग्रह किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जातक कथाओं का है, त्रिपिटक के बाद का। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अधिकतम पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैसे मिलिंद-पन्हो, दीपवंश, महावंश आदि। ये 3 ग्रंथ पाली भाषा में। मिलिंद-पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन के मध्य जो वार्ता हुई उसका विवरण है। दीपवंश महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी हैं, जैसे महावस्तु। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ललित विस्तार, इसमें बुद्ध के देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है और उनके अद्भुत कार्यों को संबंधित जीवन व्रत इसमें अंकित किया गया है। मंजूश्री, मूल कल्प, इस बुद्ध चरित, शोधरांत काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। दिव्यावदान, इसमें सत्कर्म, विरोचित कर्मों का वर्णन है। अगुंतर निकाम, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है प्रमुख शब्द बौद्ध साहित्य में, जैसे विहार, यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। चैत्य, जहाँ शवदाह के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं के शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रखे जाते थे। अंतिम संस्कार में जुड़े इन तरीकों के चैत्य कहा जाता था। अब आता है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में आश्रम जो आगम ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन व प्रमुख ग्रंथ है जैनों में। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद मुख्य है। इसमें 1 नरी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल मंत्र शामिल है। इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के मध्य की गई। जैन साहित्य को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन जो ग्रंथ है कथाकोश, इसमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। परिशिष्ट प्रवण, इसमें राजाओं और जैन मुनियों के संबंध का विवरण है। भद्रभाव चरित्र में जैन मुनि भद्रभाव और चंद्रगुप्त में अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है। कल्प सूत्र है, इसमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र है, इसमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। आचारांग जो सूत्र है, इसमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार संबंधित नियमों का संकलन है। इनके बाद आता है धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य में उच्च श्रेणी में प्राचीन भारत में
जो धर्म अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया जो साहित्य वो आता है। इसमें आता है ऐतिहासिक ग्रंथ नंबर 1, दूसरा आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, चौथा नाटक, पांचवा कथाकोश, छठा क्षेत्रीय साहित्य, सातवां विदेशी विवरण आदि इसमें सम्मिलित है। ऐतिहासिक ग्रंथ किसी विशेष के साहित्य की जानकारी, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, इसमें तत्कालीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक जीवन की जानकारी इसमें विस्तार से मिलती है। आता है विशुद्ध साहित्य। इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधित भी अन्य ग्रंथ हैं जिनसे भी उसे शासकों के बारे में हमारे को विस्तार से जानकारी मिलती है, जैसे बाणपंट, हर्षचरित, वाकपति, गोदवड़ो, विल्हण, ये जो है विक्रमादेव चरित, जय सिंह, इन्होंने कुमार पाल चरित की रचना की, नय चंद्र, हमीर महाकवि की रचना की, पद्मगुप्त, इन्होंने नवशशांक चरित की रचना की, कवि वल्लभ भोज रचित की रचना की, जैनक, पृथ्वीराज विजय। अब आता है इनके अलावा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। इन ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कथा कोश की रचना की गई, जिससे उस समय के शासकों, उस समय के सामाजिक, उस समय के आर्थिक जीवन की जानकारी इनके माध्यम से मिलती है। उदाहरण नंबर 1 पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, पंतजलि महाभाष्य, कालिदास, इन्होंने मालविका अग्निमित्र, विशाखादत्त, इन्होंने मुद्राक्षर रचना की, शूद्रक, इन्होंने मत्स्यकटिकम लिखा, मेघातिथि, इन्होंने मिताक्षर लिखा, कामंदक, इन्होंने नीतिसार को लिखा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा, गुणाढ्य, इन्होंने कथा मंजूरी, सैमेंद्र और वर्त कथा मंजरी, सोमदेव कथा सरित सागर, अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश लिखा आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। तो तत्कालीन समाज की जानकारी हमारे को उसमें मिलती है। क्षेत्रीय साहित्य, तो क्षेत्र विशेष क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए अन्य क्षेत्रीय साहित्य है। इसको लौकिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन साहित्य, ये जो है तमिल साहित्य में इसको संगम साहित्य माना जाता है, यानी तमिल साहित्य में एक संगम, तमिल साहित्यों का सबसे अच्छा साहित्य माना जाता है संगम। संगम साहित्य में उस समय के चोल पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इस साहित्य में प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। इनके अलावा और भी हैं धूर्जटी, कृष्णदेवराय विजयम, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा, पद्मनाभ ने कानड़ प्रबंध के बारे में, बिट्टू सुजा राव जयसिंह छंद, सुरनमल मिश्र वंश भास्कर के बारे में लिखा, मोहम्मद नैन सिंह, इन्होंने नैन से ख्यात के बारे में लिखा। इनके अलावा आता है विदेशी विवरण, यानी विदेशी विवरण पहले अपने पढ़ा है, यूनानी है, चीनी है, मुस्लिम है, तिब्बती है। ये बाहर के लोगों के द्वारा यहाँ यात्री आए और यहाँ भारत का भ्रमण किया, इन्होंने जो लिखा है वो विवरण है। इनमें पहला आता है विदेश साहित्य यूनानी, विदेशी में यूनानी, यूनानी में आता है मैगस्थनीज, इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। टॉलमी, इन्होंने भूगोल लिखा, प्लिनी एल्डर, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखी, और एस्टोबिलियस हिस्ट्री ऑफ द बार। इनके अलावा आता है चीनी साहित्य, चीनी विवरण, जो चीनी लोग आए थे, चीनी यात्रा में फाहियान 1, सुंगयुंग 2, अमेनसांग 3 और इत्सिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। ये भारत के अंदर आए थे, भारत का भ्रमण किया था और उस समय के जो इनको ध्यान में आया वो इसके अंदर लिखा। फाहियान ये जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। इसकी रचना फांको की है। अमेनसांग, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा हर्षवर्धन के समय 629 से 644 में भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम है सियुकी। रहता है इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 में भारत रहा। इनके विवरण में भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय के साथ भारतीय संस्कृति और समाज की भी जानकारी हमारे को मिलती है। तिब्बती साहित्य, तिब्बती जो वृत्तांत है, इनमें तिब्बती वृत्तांत में उस समय के जो तारानाथ ने
ग्रंथ लिखे थे। जो ग्रंथ है तारानाथ लिखा है, कंगबूर और कंगरूर, ये जो ग्रंथ लिखे थे। और अरबी वृत्तांत भी ये जो है मंसूरी है, जो विनांस ऑन गोल्ड लिखा। सुलेमान ने भी उस समय के जो है सिलसिला उल तारीख जो ये ग्रंथ लिखा है। अलबेरुनी है तारीख उल हिंद, ये इन्होंने पुस्तक लिखी। अंत में आता है वंशावलियाँ। ये जो वंशावलियाँ हैं उसमें वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली और जो लेखक है हर व्यक्ति वर्ग की घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का जो वंश है, उसका जो क्रम है, हस्तलिखित पोथियों में इन्होंने अंकित किया। इनके अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है हमारे पूर्वज कौन थे, किस धर्म का पालन करते थे, कैसा उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक था, वो सारा विस्तार से इनके माध्यम से मिलता है। अब लिखने वाले कौन थे? ये लिखने वाले उस समय वंशावली के लेखक अलग अलग प्रकार के जातियों के थे, जैसे मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे एवं बारोट आदि। इन्होंने उस समय के ये जो अपने वंशावलियों को ये लोगों के बीच में जा कर के घर घर और उनके पूरे शुद्ध रूप से इन्होंने उनके पूछ करके इन्होंने वंशावली को लिखा, जो हमारे आज भी काम की चीज़ है। ये वंशावलियाँ हमारे क्या काम है, इनका क्या महत्व है आज के ज़माने में भी? तो पहला आता है ये जो वंशावलियाँ हैं ये प्रमाणिक है, दस्तावेजी, न्यायिक साक्ष्य के साथ इसको मान्य मिला है, इसको मान्यता मिली है, न्यायालय ने इसको मान्यता दी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुसार वंशावलियाँ, बहियाँ आदि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे उदाहरण दिया है जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 VH मामले में न्यायालय ने पंडितों की बहियों को जो की गई उसमें प्रविष्टियों को साक्ष्य के यानी सबूत के रूप में सही माना है। अब हमारे जो पुरातन है, अन्य जो पुराण में जो इतिहास उपलब्ध है उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है तथा कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों से मिलते हैं। वंशावलियों में प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन होता है और उसके वंशानुक्रमिक जानकारी हमारे को मिलती है। और इनके अलावा अब आपको कक्षा कार्य इस पाठ के अंदर अभी जो पढ़ाया है इसमें से आपको दिया जाता है। कक्षा कार्य में आपको पहला प्रश्न त्रिपिटक क्या है उसके बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है वेदांग साहित्य क्या है, वेदांग साहित्य का उत्तर इसके अंदर लिखना। तीसरा प्रश्न आता है भारतीय इतिहास के जानकारी में विदेशी साहित्य का क्या योगदान है। विदेशी साहित्य मतलब जैसे यूनानी साहित्य है, चीनी साहित्य है, मुस्लिम साहित्य है और तिब्बती साहित्य है, उनका इसके अंदर विस्तार से आपको बिंदु क्रमानुसार लिख करके वर्णन करना। फिर आता है प्रश्न चौथा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के भाग 2 में साहित्यिक स्रोत का चार्ट बनाना है। यानी पाठ में जो मैंने बताया चार्ट आपको, उस चार्ट को आपको अपने कॉपी में विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करते हुए उसको चार्ट को बढ़िया अच्छे तरह से आपको बनाना है और याद भी करना है। ये आपका हो गया कक्षा कार्य। इनके अलावा गृह कार्य, गृह कार्य में है प्रश्न 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में ब्राह्मण साहित्य के योगदान को लिखिए। यानी ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है
इसमें इनके वेद से लगा करके वेदांग उपनिषद, वहाँ से लगा कर पूरा आपको इसके अंदर विस्तार से लिखना है। पुराण महाभारत रामायण तक का पूरा इसके अंदर लिखना है। विस्तार से प्रश्न बड़ा प्रश्न है। फिर आता है दूसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्व बताइए। वंशावलियों का है, आपको इसके अंदर उत्तर लिखना है वंशावलियों के बारे में। वंशावली मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पर जैसे भाट है, राव जी, इन्होंने लिखा है और इनके महत्व को आपको बताया है। जो हमारे उस समय के जो है व्यक्ति के घर घर जाकर के उन्होंने शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया, जो हमारे हर प्रकार के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, उसका इसके अंदर विस्तार से लिखना है। ठीक है। अब इनके अलावा कुछ अंश इस पाठ के अंदर कुछ सामग्री थी, जो सहायक सामग्री के तौर पर जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक बार आपको थोड़ा सा उससे थोड़ा अच्छा जानकारी और आप जानकारी बढ़ जावे। ये आचार्य विष्णु साहित्य चाणक्य, ये आपके विशुद्ध साहित्य में आता है। इसको विष्णु गुप्त चाणक्य भी कहते हैं, विष्णु गुप्त की भी कहते हैं, कुटिली भी, तीनों नामों से इनको जाना जाता है। और इनके अलावा उसमें लिखने वाले जो है थे वंशावली लेखकों की जो है कलम और शाही दान, ये शाही पात्र था और ये कलम थी, इसके माध्यम से वंशावलियों को लिखा जाता था। ये सामग्री मैंने अभी आपके सामने बताई। इनके अलावा आता है ये महाभारत है। महाभारत ये अपने ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। ये अपने श्री कृष्ण भगवान हैं अपने अर्जुन को उपदेश देते हुए। इनको 5 वेद के रूप में जग प्रसिद्ध महर्षि व्यास की ऐतिहासिक कृति है, इन्होंने इसको लिखा। इसको 5 वेद भी कहते। महाभारत यानी महाभारत हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ में लिया गया है और ब्राह्मण साहित्य में लिया गया है, और जो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके माध्यम से हमारे को उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पूरी विस्तार से जानकारी मिलती है, वो ये ग्रंथ है। इसको महाकाव्य से नाम जानते हैं। ऐसा ये रामायण है, ये भी महाकाव्य है, जिनमें श्री भगवान ये जो है राम और लक्ष्मण है और हनुमान जी को कंधों पर है। ये जो ग्रंथ है ये रामायण है, महाकाव्य है। महाकाव्य के माध्यम से उस समय हमारे जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक महाकाव्य विशुद्ध साहित्य की विस्तार से जानकारी मिलती है। ये उन्होंने पढ़ा। और फिर वेद 4 है। वेद परिचय, ये ऋग्वेद है। दूसरा आता है सामवेद है। फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद आपके सामने मैंने ग्रंथ रखा। अर्थात इस प्रकार के ग्रंथ आज भी बाजार में उपलब्ध है। हम समय निकाल करके और ग्रंथों को ला करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। वेदों के नाम संक्षिप्त में याद करने का तरीका, सौरी अयजु, सा यानी सामवेद, रे यानी ऋग्वेद, अ यानी अथर्ववेद, यजु का अर्थ होता है यजुर्वेद। अर्थात संक्षिप्त में सरल तरीके से वेदों का नाम क्रम याद करने का ये एक सूत्र है। ये इस चित्र में दिया गया है, मैंने आपके सामने रखा है। अभी हमने पढ़ा विश्व साहित्य में आता है ग्रंथ, ये चाणक्य है। चाणक्य नीति आज भी अपने प्रसिद्ध है। 3 नीतियाँ थी विश्व में, अपने भारत में 3 नीति प्रसिद्ध है, चाणक्य नीति, विदुर नीति और शुक्र नीति। ठीक है ना, जिसमें ये चाणक्य नीति आती है। और कोटली अर्थशास्त्र, ये कोटली इसको कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, आचार्य विष्णु भी कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्रों को लिखा और साथ में ये भी कहा इन्होंने, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था होती है। वो महात्मा बुद्ध के बारे में इन्होंने लिखा है, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। ये गौतम बुद्ध बौद्ध साहित्य में आता है। बौद्ध साहित्य इनके संबंधित है। ये है महात्मा बुद्ध, आपके सामने मैं चित्र रख रहा हूँ। ये महात्मा बुद्ध है जिन्होंने वास्तव में एक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति करके और विश्व को सामने रखा और सरल धर्म रखा। और पाली भाषा के बहुत सारे ऐसे महाकाव्य भी हमने अभी पढ़े हैं। इसको दीपवंश, महाभारत, ये वो इन्हीं की देन है। त्रिपिटक इसी ग्रंथ में आता है विस्तार से, इन्होंने मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनके अलावा और इन्होंने कहा ये है, जैसे क्रोधित रहना जलते हुए कोयले की किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की रचना इन्होंने की। इनके उपदेश, उसमें इनके उपदेश प्रसिद्ध समाहित है। जैन धर्म, ये जैन धर्म आता है। जियो और जीने दो, ये महावीर भगवान के चित्र हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। और ये विस्तार से चित्र साथ में इनके ग्रंथों के बारे में इनके लिखा हुआ है। और इन्होंने जैन धर्म की रचना की। ठीक है। और ये महावीर जैन के बारे में सुनते ही हैं बहुत।
ये आपके सामने मैंने चित्र रखा ताकि आपको जानकारी हो जाए कि महावीर जैन यानी भगवान कैसे थे। ठीक है ना। इनके अलावा आता है ये आगम जैन धर्म का ही है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 46 आगम ग्रंथ इसके बारे में है। ये इस प्रकार का बाजार में उपलब्ध है, अगर हम पढ़ना चाहते ला सकते हैं। इनके अलावा जैन आगम में 9 पदार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? मोक्ष, बंध, निर्जरा, संवर, आश्रव, पाप, पुण्य, अजीव, जीव। इनको लिखने वाले थे गणिनीय प्रमुख आर्थिक ज्ञानमती ने इनको लिखा है। जैन धर्म का एक महान ग्रंथ है कल्पसूत्र। आपके सामने इसका मैं चित्र रख रहा हूँ, हमारे को जानकारी हो जाए। अब ये बौद्ध साहित्य में आता है। बौद्ध ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण, बौद्ध ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभ्यंतर पिटक, इसमें पहले से चर्चा हो चुकी है। ये आता है क्षेत्रीय साहित्य, जिसको लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसमें श्री राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा था, हमने चर्चा की थी। वो ये हैं राजा कृष्णदेव राय। इनका चित्र आपके सामने रख रहा हूँ तो हमारे को इसके चित्र से हमारे का पहचान हो जाए, परिचय हो जाए। इनके अलावा ये लोक साहित्य में ये आता है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबंद ने उसको लिखा था, संपूर्ण ज्ञान के समय थे। ये हैं यूनानी साहित्य में। यूनानी साहित्य का ये चित्र है आपके सामने देख रहे हो, साहित्य सामग्री यूनानी साहित्य की। इसमें हेरोडोटस के बारे में, इसको इतिहास का जनक कहते हैं। ये हेरोडोटस इस प्रकार का था। ये चित्र आपके सामने रख रहा हूँ। इनके अलावा चीनी यात्री। चीनी यात्री में फाहयान का यात्रा विवरण है, पूरा ये मानचित्र है। इसके अंदर इसके यात्रा का पूरा वृत्तांत दिया गया है। ये इस प्रकार का, ये उस समय का यात्रा, फाहयान का यात्रा जो विवरण कहाँ के दृश्य यात्रा की, वो पूरा मानचित्र उसमें बना हुआ आपके सम्मुख में रखा। इनके अलावा इनका दूसरा साथी था हवेन सांग। ये हवेन सांग का चित्र है, चीनी यात्री जो भारत आया था। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ किया था और यहाँ पढ़ा भी, पूरे विस्तार से हमने पढ़ चुके हैं। उसका चित्र आपके सामने रख रहा हूँ, ये हवेन सांग का है। इनके अलावा ये मुस्लिम साहित्य, उसमें आता है अलबेरुनी। कौन था? ये अलबेरुनी का चित्र है, जो तारीख उल हिंद लिखा था। ये अलबेरुनी का चित्र है। ठीक है, हमको जानकारी हो जाए। अर्थात ये आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी के समय भारत आने वाला वह विदेशी यात्री जिसने भारत में जो देखा उसे लिखा, डॉक्टर ओम प्रकाश ने इसके बारे में लिखा है। ये अलबेरुनी था। तारीख उल हिंद, ये जो किताब की रचना की थी, उससे आपके सामने मैं परिचय करवा रहा हूँ। इनके अलावा लास्ट में वंशावलियाँ हैं। वंशावलियों के बारे में बताया था आपको। तो वंशावलियाँ यानी क्या? वंशावलियाँ यानी एक घर घर जाकर के व्यक्ति का जीवन परिचय है, उसके पुरखों के बारे में जानकारी, उसके खान पान, रहन सहन, ज्ञान, धर्म, सामाजिक, आर्थिक वगैरह संपूर्ण जानकारी उसमें समाहित है। तो ये एक वंशावली, यानी ये हमारे परिवार की वंशावली, इसको देखा देखी बना सकते हैं। जैसे ये चित्रगुप्त वंशावली है, अर्थात श्री चित्रगुप्त जी महाराज। ठीक है ना, वो पूरी इनके परिवार की वंशावली है। ठीक है ना। इनकी पत्नी के बाद फिर इनके यहाँ से ये 2 भाग कर रखे हैं, इरावती, शोभावती, धर्म शर्मा की पुत्री। ठीक है ना, और तो नंदिनी, सुदक्षिणा, वासुदेव की पुत्री। ये पूरा चार्ट है। अभी मैं एक एक पढ़ूंगा तो समय अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम इसको भी हम कक्षा कार्य में करें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है ना। ये वंशावली, इसको ऐसे वंशावली, ये इसको देखा देखिए इस प्रकार हम हमारे परिवार की वंशावली बनाए। वंशावली इसको कहते हैं। वंश के अनुसार क्रमवार सब व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है, ये लोगों ने लिखा था। दूसरा आता है ये मौर्य वंशावली है। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्र मौर्य 322 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व। फिर बिंदुसार का आता है। उसके बाद बिंदुसार के ये 4 लड़के हुए। ठीक है ना, सुसीम, अशोक, तेज और अन्य पुत्र। फिर उसके बाद अशोक का दे रखा है। अशोक के फिर 3 पुत्र हुए। ठीक है, फिर उसके कुणाल के फिर अपने 2 पुत्र हुए। ठीक है ना, ये उनकी यानी अर्थात ये मौर्य वंशावली मैंने आपके सामने रखी। तो ऐसा करने वाला ये वंशावलियों का माध्यम ये दिखाने का अर्थ ये है कि हमारे को पूरी जानकारी हो जाए वास्तव में वंशावली किसको कहते हैं, कैसी लिखी जाती है। तो ये वंशावली लिखने का क्रम है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में इस प्रकार जान लिखना। तो इसके तरह से हम भी हमारे पूर्वजों के बारे में इस प्रकार का वंशावली का चित्र भी हम गृह कार्य आपको दे रहे हैं। पारिक वंश वृक्ष यानी इसमें इन्होंने यहाँ से पेड़ बना करके, आप देख रहे हो यहाँ से
ये पेड़ बाकर परम शक्ति ब्रह्मा, ये इनके यहाँ से नाम लिखना शुरू किया इन्होंने सीढ़ियों बना करके। और उसके बाद हर एक पेड़ ये शाखाएँ, और उसके बाद ये चित्र नाम लिखे इन्होंने पूरा वंश का। तो ऐसा यानी इस तरीके से हम भी हमारे परिवार के बारे में इन वंशावलियों को, इन चित्रों को देख करके हमारे अंदर भी थोड़ी उत्सुकता रहनी चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए, हम भी थोड़ा सा कुछ प्रयोग करने की इच्छा रहनी चाहिए। तो आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न एक और दिया जा रहा है कि हम हमारे परिवार की वंशावली, हम इनकी तरह हम भी पेड़ बना करके, चार्ट बना करके हम भी हमारे लिखें। आज का अभी अपना ये जो विषय प्रकरण मैंने जो लिया है पहले पार्ट का, आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण इकाई के साथ फिर आपके सम्मुख में प्रस्तुत होऊंगा। आज का यहीं, आप सभी को मेरा एक बार पुनः सभी को नमस्कार, धन्यवाद।